नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जयपुर रॉयल फैमिली ने किया ताजमहल पर दावा, दिया कुमारी ने कहा वो हमारा महल था। बिजनौर के नहटौर में पटाखे की फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची मौके पर। गंज डडवारा में सो रहे 55 वर्षीय अधेड़ की गला रेतकर अज्ञात लोगों ने की हत्या। और खबरें विस्तार से। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर तमाम दावों के बीच जयपुर रॉयल फैमिली ने दावा किया कि ताजमहल उनकी प्रॉपर्टी है। रॉयल फैमिली की सदस्य और भाजपा सांसद दिया कुमारी ने कहा कि उस जगह पर हमारा महल था। ये अच्छी बात है कि किसी ने ताजमहल के दरवाजे खोलने को लेकर अपील की, इससे सच सामने आएगा। हम भी अभी मामले को एग्जामिन कर रहे हैं। दिया कुमारी ने दावा किया कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताते हैं कि पहले ताजमहल जयपुर के पुराने राज परिवार का पैलेस हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया। जब शाहजहां ने जयपुर परिवार का वह पैलेस और जमीन ली तो परिवार उसका विरोध नहीं कर सका, क्योंकि तब उसका शासन करता था। दिया कुमारी ने कहा कि आज भी कोई सरकार किसी जमीन को एक्वायर करती है तो उसके बदले में मुआवजा देती है। मैंने सुना है कि उसके बदले में कोई मुआवजा दिया, लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि उसके खिलाफ अपील कर सकते थे या उसका विरोध में कुछ कर सकते थे। अब अच्छा है कि किसी ने आवाज उठाई और कोर्ट में याचिका दायर की। गौरतलब है कि अयोध्या मंदिर के दौरान राम के वंशज को लेकर जब मुद्दा उठा तब भी जयपुर रॉयल फैमिली की ओर से दावा किया गया था कि वो राम के वंशज है। उसके लिए वो कोर्ट में भी गवाही देने को तैयार है। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि मैं तो यह नहीं कहूंगी कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके कमरे खोले जाने चाहिए। ताजमहल में कुछ कमरे बंद है, कुछ पार्ट वहां लंबे समय से सील है, उस पर निश्चित तौर पे इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे खोलना चाहिए, जिससे यह पता चले कि वहां क्या था क्या नहीं था। वो सारे फैक्ट्स तभी स्टैब्लिश होंगे जब एक बार उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी। खबर सूरतगढ़ से, जहां भाजपा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। बूथ स्तर पर संगठन अन्य पार्टियों से सबसे ज्यादा मजबूत है। आगामी विधानसभा चुनावों में जनता को कांग्रेस व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए। सूरतगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को एबियंस रिजॉर्ट में संभाग स्तरीय बूथ सम्मेलन में ये बात कही। कहा कि राजस्थान में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार अपराध मुक्त शासन देने में सफल नहीं रही। तुष्टीकरण की नीति से कांग्रेस सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने व सरकार बनाने में लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपने कार्यकाल में करवाए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा की पूर्व की सरकार में नहरों की मरम्मत के ऐतिहासिक कार्य करवाए गए। इसके अलावा गांवों में गौरव पथ, सूरतगढ़ अनूपगढ़ मार्ग का निर्माण, हनुमानगढ़ क्षेत्र में सेम की समस्या का समाधान भी करवाया। कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा है कि प्रत्येक घर तक पानी पहुंचे। इसके लिए देश के सभी राज्यों में कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार इस कार्य में सहयोग नहीं कर रही। इस वजह से राजस्थान पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का 100% लक्ष्य अर्जित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक राजेंद्र राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ आदि ने विचार रखे। उन्होंने की है, उन्होंने आपको याद दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से लोगों के हित में काम कर रही थी और आज की सरकार किस तरीके का काम कर रही है। हमारे गजेंद्र जी ने भी भारत सरकार के बारे में चर्चा की, कैलाश जी ने भी की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी ने आपके सामने इस बात को रखने का प्रयास किया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में आगे आने वाले समय में चुनाव के दृष्टि से तैयार है और आने वाले समय में अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इस बात को उन्होंने कहा। मित्रों, मैं यहां बूथ के कार्यकर्ताओं से कुछ बातें कहना चाहता हूं।
सबसे पहली बात तो समझ लो कि बूथ ही वो रचना है जहां से सत्ता का उद्गम स्थान है। ताकत कहां से आती है? अगर हम ये कहें कि वो सत्ता का गर्भ है तो वह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन हम उसको उद्गम स्थान तो कह ही सकते हैं। जो भी ताकत हमको मिलती है वो बूथ से मिलती है। इसलिए हम लोगों का नारा भी रहा, हमारा बूथ सबसे मजबूत। हमको अपने बूथ को मजबूत करना है और वो संस्कार देने हैं जिस संस्कार के माध्यम से पार्टी को हम मजबूती प्रदान करें। और मुझे बताया गया कि 52,000 के 62 बूथ हैं और यहां इस संभाग में, बीकानेर संभाग में 5,925 बूथ हैं। मेरा आप सबसे पहला और विनम्र निवेदन है कि ये 5,925 बूथ में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, पूरी ताकत से उसको मजबूती प्रदान करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा बूथ सबसे मजबूत, इस बात को तो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो बूथ अध्यक्ष है वो उत्प्रेरक है, वो कैटलिस्ट का काम करता है, वो ताकत प्रदान करता है, वो कुल का रक्षक है। 1,000 वोटों के रक्षा करने वाला वो बूथ अध्यक्ष होता है, उसकी समिति होती है। इसलिए यहां बैठे सभी बूथ अध्यक्षों से मेरा फिर से विनम्र निवेदन है कि जमीन मजबूत रहेगी तो कोई भी आएगा उसको हम हराने। जोधपुर में दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम जोधपुर में है। प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीजू जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो कि भीतरी शहर के इलाकों का दौरा कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा दंगों के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया, जो कि दंगों की तह तक जाकर वजह का पड़ताल करेगी। इसी क्रम में बीजू जॉर्ज जोसेफ बीती रात घटनास्थल जालोरी गेट पहुंचे, जहां से वो भीतरी इलाकों में पहुंचे और आम लोगों से भी बात की। इसके साथ ही थाना क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी से भी फीडबैक लिया। उन्होंने एसटीएफ जवानों से भी जानकारी जुटाई। उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से भी अनौपचारिक बातचीत की और घटना के संबंध में चर्चा की। करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा विवाद के बाद सरकार की ओर से गठित 6 सदस्यीय कमेटी सबसे पहले जोधपुर पहुंची, जहां आज भी दिन में कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पहुंचेगी और वस्तु स्थिति की समीक्षा करेगी। इसके बाद संपूर्ण मामले की रिपोर्ट सरकार को भेजेगी। वहीं खबर उत्तर प्रदेश के अशोकनगर जिले से, जहां चंदेरी नगर पालिका में करीबन 80 से 82 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का मामला सामने आया है। नगर पालिका के कर्मचारियों का कहना है कि नगर पालिका सीएमओ माधुरी शर्मा के द्वारा हमें नौकरी से निकाल दिया, जिससे हम दाने दाने को मोहताज हो गए। नगर पालिका कर्मचारियों ने मीडिया से कहा कि एकमात्र नौकरी ही हमारे परिवार की आजीविका का साधन है, लेकिन नगर पालिका सीएमओ के द्वारा हमें काम से निकाल दिया गया, जिससे हम बेरोजगार हो गए। वहीं नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा बताए गए विगत दिनों क्षेत्र के दौरे पर राज्य मंत्री बृजेंद्र यादव आए थे, जिनके समक्ष हमने मंत्री जी को अपनी समस्या के बारे में अवगत करवाया था, जिसके संबंध में मंत्री जी ने तत्काल सीएमओ माधुरी शर्मा को नगर पालिका के कर्मचारियों को वापस रखे जाने के निर्देश दिए थे। लेकिन राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के निर्देश के बाद भी नगर पालिका सीएमओ माधुरी शर्मा के द्वारा हम लोगों को वापस नहीं रखा गया और मंत्री जी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई गई है। इस मामले को लेकर जब सीएमओ माधुरी शर्मा से बात की तो उन्होंने नगरपालिका की आर्थिक स्थिति ठीक ना होना बताया। वहीं कर्मचारियों को हटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नगरपालिका में उतना फंड नहीं जितना अधिक कर्मचारियों को देना होता है। चंदेरी नगर पालिका कार्यालय आए हुए हैं। हम समस्त कर्मचारियों को मैडम के द्वारा हटाया गया है। कौन सी मैडम? सीएमओ मैडम के द्वारा। पहले वेतन मांगते थे तो कह देती थी कि हाँ आजकल मैं करवा दे रहे, जब से आई हूँ तब से दे दूंगी। इससे पहले किसने लगाया, किसने क्या किया, मुझे उस वेतन से मतलब नहीं, जो कि हम लोगों की पहले भी 4-6 महीने की वेतन डंगी हुई है। अभी मैडम ने कुछ 2 महीने की वेतन डाली थी तो उसके तुरंत बाद सबको हटा दिया। तो हम सब लोगों की मांग केवल ये है कि मैडम आप उन्हें हटाएं जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। जैसे हम कर्मचारी 2015 से कार्यरत हैं। एक टाइम ये था कि हम कर्मचारी केवल 20 लोग थे, आज मेरे देखते देखते 81 से 82 कर्मचारी नगर पालिका में हो चुके हैं। तो केवल हम लोगों की मांग ये है कि ये भर्तियां कब रुकेंगी नगर पालिका चंदेरी की। जो भी सीएमओ आता है वो जाते जाते 2-4 कर्मचारी लगा के जाता है
अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि पैसे दे के लगाता है या व्यवहार से लगाता है, ये अच्छा। सब अपन को नहीं पता, लेकिन मैं केवल ये चीज बोलना चाह रहा हूँ कि ये कब ये नगर पालिका में भर्तियां बंद होंगी। अच्छा, ये बताइए आप कौन से नगर पालिका विभाग में पदस्थ हैं, तो मतलब कितने कर्मचारियों को हटाया अभी सीएमओ ने? हम करीब 81 से 82 कर्मचारी। अच्छा, इन लोगों को कोई हटाने के पहले कोई नोटिस वगैरह दिया हुआ था? हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। अच्छा, तो आप मतलब आपको किसके आदेश से लगाया गया था नगर पालिका में? हम लोग अध्यक्ष महोदय जी के मतलब मौखिक रूप से लगाए गए थे कार्य की दृष्टि को रखते हुए, तो 2-4 कर्मचारियों को 2015 में रखा, कुछ को महीने 2 महीने बाद रखा गया, ऐसे करीब 10 से 20 लोग हुए थे। अच्छा। आज की डेट में ये कंडीशन है 2022 तक की करीब 82 या 83 कर्मचारी नगर पालिका में कार्यरत हो गए। हाँ। तो ये अभी आप लोगों को उस टाइम आवश्यकता नहीं थी, तो हम 20 कर्मचारी पर्याप्त थे, तो आपने 82 कर्मचारी क्यों रखे? अच्छा, मतलब आप ये बात कर रहे हैं कि आपको जब से सीएमओ महोदया पदस्थ हुई हैं, जब से आपसे कार्य भी लिया हुआ है, कार्य के बदले में कोई वेतन भुगतान हुआ है आप लोगों का? नहीं, मैडम ने वेतन भुगतान किया है। मैडम ने जो कार्य लिया है अभी 2 महीने की वेतन दी थी पहले, लेकिन जब मैडम को उस टाइम कार्य की जरूरत नहीं थी तो मैडम को हम लोगों को उसी टाइम हटा देना चाहिए था ना, जब मैडम आई थी। आप किसी राजनेता वगैरह से मिले हैं इस समस्या के संबंध में? मंत्री जी से बात हुई थी, तो मंत्री जी ने कहा था कि मैडम से बात हो गई है कि मैडम जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको वापस रखा जाए और जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए। अच्छा, तो ये बताइए, राज्य मंत्री के आश्वासन के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? किसी प्रकार की कोई आपकी समस्या हुई है? नहीं हुई है। और 2017-18 में जब ऐसे ही भगाभगी हुई थी ना, तो हम लोग शायद 52 या 56 कर्मचारी परिषद से पास हुए थे। अच्छा। उसके बाद भी भर्तियां चालू रही, मतलब हम 56 के बाद भी अभी तक 82-83 कर्मचारी हो चुके। ये बताइए मैम, जो नगर पालिका में ये जो 81-82 के लगभग कोई मास्टर कर्मचारी हैं, इनको हटाया हुआ है कार्य से, क्या है पूरा मामला? जैसा कि सभी को मालूम है, निकाय की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, तो इसके चलते समय समय पर आवश्यकता पर कुछ दैनिक वेतनभोगियों से काम लिया जाता है। वर्तमान में निकाय की आर्थिक स्थिति भी खराब है और आवश्यकता से अधिक भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, जिनको पिछले 3 महीने से हम लोगों ने बार सूचना और पूरी कार्यवाही के उपरांत शाखा प्रभारियों से जानकारी ली है कि उन्हें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो शाखा प्रभारियों द्वारा यह बताया गया है कि उनका कार्य नियमित और विनियमित कर्मचारियों के द्वारा चल रहा है, और यदि कर्मचारी हमें आवश्यकता से अधिक हैं तो हम उनको अपनी निकाय की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रक्रिया में ले सकते हैं। चूँकि निकाय की स्थिति ऐसी नहीं है, पिछले 7 माह से हम उनका वेतन देने में भी असमर्थ हैं, अतः हम अपने सभी जो भी नियमित और विनियमित कर्मचारी हैं उनसे कार्य ले रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइए, जो राज्य मंत्री जी का विगत दिनों दौरा हुआ था, उन्होंने कर्मचारियों को लेकर रखने के लिए कोई आश्वासन वगैरह कोई आपसे बात वगैरह हुई थी इसको लेकर? मध्य प्रदेश सरकार जहां एक ओर प्रत्येक गरीब परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वचनबद्ध है, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारियों के अधीनस्थ कर्मचारी शासन की योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही एक मामला चंदेरी तहसील में देखने को मिला, जहां अगरिया समुदाय के लोग बीपीएल का राशन कार्ड बनवाने महीनों से एसडीएम कार्यालय व तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उनके आवेदनों पर लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें आश्वस्त तो कर दिया, लेकिन उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास न के बराबर किया जाता है। साथ ही अधिकारियों की अनुपस्थिति में कर्मचारियों को कोप का भाजन बनना पड़ता है। यही कारण है कि घुमक्कड़ जाति के लोग गरीबी रेखा के राशन कार्ड, शासकीय भूमि की आवंटन, वृद्धावस्था विधवा पेंशन और प्रधानमंत्री आवास व अन्य कई शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से आज भी वंचित है। अब सवाल उठता है कि जिन व्यक्तियों के पास ना तो स्थायी रोजगार का साधन, ना ही रहने के लिए घर, ना ही सुख सुविधाओं के साधन, फिर ऐसी परिस्थिति में वो जिम्मेदार अधिकारियों के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के दौरान जांच करते समय अपात्र कैसे कर दिए जाते हैं, ये विचारणीय होकर जांच योग्य है। कुशीनगर से खबर, जहां विकासखंड विष्णुपुरा के गांव सभा बहोरा रामनगर में आयोजित सदस्यता ग्रहण व जन चौपाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद कुशीनगर विजय दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि आज मोदी और योगी जी के डबल इंजन सरकार के प्रयास से देश व प्रदेश का निरंतर विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी और योगी जी के द्वारा बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ समाज के अंतिम वर्ग व परिवारों के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज चाहे उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, निःशुल्क राशन हो, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, पेंशन, कोई भी लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को बिना किसी भी भेदभाव के मिल रहा है, जो आज़ादी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी सरकार ने नहीं किया।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर जहां नेटोहोर में पटाखे की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। पटाखा बनाने की फैक्ट्री में आग लग जाने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि 2 से 3 व्यक्ति पटाखा बनाने वाले कारीगर घायल हो सकते हैं। धामपुर पुलिस क्षेत्र अधिकारी अजय कुमार अग्रवाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद है। जनपद बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र के नूरपुर रोड पर डीके इंटरनेशनल स्कूल के सामने एक पटाखे की फैक्ट्री है, जिसमें कारणवश आग लग गई। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फैक्ट्री लाइसेंस शुदा है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। कस्बा नहटौर के तीरगारान मोहल्ले में मुबारक हुसैन और शाहिद हुसैन जो 2 सगे भाई हैं, इनके पटाखा भंडारण की एवं बनाने की दुकान है। बताया जा रहा है कि लाइसेंसी है। थोड़ी देर पहले उसमें आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, वहां के इंस्पेक्टर, स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। आग को बुझा दिया गया, काबू में पा लिया गया है। किसी के जनहानि की सूचना नहीं है। मौके पर कोई बता भी नहीं रहा है, लेकिन प्रतीत होता है कुछ लोग इंजर्ड अवश्य हुए होंगे। लाइसेंस शुदा भी बताया जा रहा है। संपूर्ण तथ्यों की जांच पड़ताल एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बिजनौर पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अंतर जातीय गैंग के पास से लगभग 24 चोरी की गई बाइकें बरामद की, जो अलग अलग जनपदों व उत्तराखंड से चुराई गई थी। मामले में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजने की कवायद में जुटी हुई है। आपको बता दें कि एसपी के आदेश पर बिजनौर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में आज बिजनौर स्वाट टीम व स्थानीय पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में मालन नदी के किनारे से बाइक चोर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गैंग अलग अलग जनपदों से व उत्तराखंड से बाइक चोरी कर सस्ते दामों में बेचने का काम करती थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मौके से 5 चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 24 चोरी की बाइक भी बरामद की है और 5 अभियुक्तों के पास से अवैध तमचा, जिंदा कारतूस व चाकू छुरी भी पुलिस ने बरामद किए हैं। कोतवाली बिजनौर में मंडावा रोड पर मालन नदी के किनारे से एसपी सिटी क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में इंस्पेक्टर कोतवाली ने अपनी टीम के साथ 5 वाहन चोरों को पकड़ा है और उनके कब्जे से बारी बारी से अलग अलग जगहों से 24 बाइक बरामद किया है। इन 24 बाइक में से 17 स्प्लेंडर है, शेष पल्सर, अपाचे, डिस्कवर, पैशन आदि मोटरसाइकिलें हैं। एक गैंग दिल्ली, बिजनौर, उत्तराखंड एवं अन्य जनपदों में ऑपरेट करता है। कुछ गाड़ियां कनेक्ट हो गई हैं। इनके कब्जे से तमंचे एवं छुरी भी बरामद हुई है। इसमें से 5 में से एक बाबूलाल नाम का अभियुक्त गोंडा जनपद का है। इसका एक साथी और था, उसकी तलाश की जा रही है। गोंडा का यह एचएस है। करीब 1.5 दर्जन मुकदमे कायम है। सभी अभियुक्त शातिर किस्म के हैं। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनका गैंग इंटर जोनल गैंग, इनका सूचीबद्ध कराया जाएगा और इनकी सख्त निगरानी की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के कोतवाली गंज डोडवारा क्षेत्र के नगला चिना में एक 55 वर्षीय अधेड़ की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक कालीचरण पुत्र स्वर्गीय वेदराम गांव के बाहर बनी झोपड़ी में कई वर्षों से रह रहा था। मंगलवार की रात्रि में अज्ञात लोगों ने किसी धारदार हथियार से गला रेत कर कालीचरण की हत्या कर दी। सुबह कालीचरण का बेटा झोपड़ी की तरफ आया तो पिता की खून से लथपथ लाश को देखकर चीख पड़ा। कालीचरण की हत्या की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। सूचना पर क्षेत्र अधिकारी पटियाली आर के तिवारी, कोतवाली निरीक्षक एसआई जगमोहन कश्यप व पटियाली कोतवाली निरीक्षक जेपी सिंह मौके पर पहुंचे। सूचना पर फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए और डॉग स्क्वाड टीम द्वारा भी जांच की जा रही है। क्या नाम है आपका? सूरजचंद साहब, निवासी नंगला चिना। जो आपके पिता की हत्या कर दी गई, इस मामले में क्या कहना है? हमारा भाई आया था सुबह, तुरैयाँ तोड़ी थी। बाप पिताजी जाते मंडी तो उन्होंने जगाया आके, तो उनका खून से लथपथ शरीर था। आपके पिताजी यहाँ कितने टाइम से लेटा करते थे? यहाँ 15-20 साल हो चुके हैं। तो पुलिस द्वारा अब क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। आए यहाँ भी इसी टाइम।
सर एक थाना गंजनवाड़ा में एक मर्डर की सूचना थी, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना गंजनवाड़ा में सवेरे एक मर्डर की सूचना ने मिली थी। एक व्यक्ति अपने घर के बाहर सो रहा था तो उसके सिर में कुछ भारी भरकम चीज़ से उसके सिर में कुछ लगने की वजह से उसकी हत्या होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पे फील्ड यूनिट अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया, टॉप स्क्वाड को भी बुलाया गया था। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो भी इसमें विधिक कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। एफआईआर इसमें पंजीकृत करी जा रही है। इसमें करीबन 3 टीमों का गठन करके एसओजी के साथ उसको लगा दिया गया है। जल्द ही जो भी इसमें मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी कर दी जाएगी। पटियाली जनपद कासगंज के विधानसभा क्षेत्र के गांव नरदोली में हर साल की भांति इस साल भी प्राचीन चंडी देवी मेले का आयोजन किया गया, जिसका सपा विधायक नादिरा सुल्तान के द्वारा मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया और माता के मंदिर में जाकर दर्शन किए और 5100 रुपये की भेंट मां के चरणों में चढ़ाई। इस मौके पर विधायक पुत्र सलीम खान, जिला पंचायत सदस्य शाहरुख राज व अभय प्रताप यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य परजाल यादव और सपा नेता ललित कुमार मिश्रा और चंदन पांडे सहित अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे। वहीं रायबरेली जिले में चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह माह को लेकर आरटीओ विभाग ने मानक के विपरीत अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरोध अभियान चलाया। इस अभियान में बिना फिटनेस और बिना परमिशन के कई गाड़ियां बच्चों को ले जाती पाई गई, जिसके मारुति वैन, ऑटो, टेम्पो सहित अन्य वाहनों में बिना परमिट के बच्चों को ले जाया जा रहा है। जिले के प्रतिष्ठित स्कूल के बच्चे भी इन्हीं खटारा वाहनों से आते जाते रहते हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का रूप दे जाते हैं। शासन से मिले निर्देश के बाद आरटीओ प्रवर्तन ने छजलापुर स्थित सेंट पीटर स्कूल के पास अभियान चलाकर बिना परमिट वाहन और बिना फिटनेस के चल रही गाड़ियों का चालान काटा। साथ ही उनको चेतावनी भी दी कि जिले में मानक विहीन स्कूलों के साथ मानक विहीन साधन ले जाए जा रहे बच्चों के साथ हादसा न हो किसी तरह का, जिसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। सर, आज ये अभियान चलाया गया है, क्या है अभियान? अभी आपने बच्चों को फ्रूटी वगैरह दी, इसका क्या पर्पज था? देखिए, स्कूल वाहनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और पिछले एक सप्ताह में जो हमने कार्रवाई किया है उससे 127 वाहनों की फिटनेस हुई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में स्कूल के वाहन बिना फिटनेस के संचालित हो रहे हैं। जैसा कि भी आपने देखा, एक स्कूल है, उसकी गाड़ी थी जिसमें बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन उसकी फिटनेस नहीं है। हो सकता है उसका परमिट भी ना हो, लेकिन बीमा भी नहीं था, बच्चे बैठे होने की वजह से उसे निरुद्ध नहीं किया जा सका, लेकिन उसका हमने विभिन्न अभियोगों में चालान किया है। मेरा अनुरोध ये है कि सारे स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य ये एश्योर कर लें ऐसा कोई भी वाहन संचालित न करें जिनके प्रपत्र वैध ना हो। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के